नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, यानी राष्ट्रपति को सामान्य परिस्थितियों में कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है, इसका जिक्र हमने पिछली कक्षाओं में कर लिया है। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। पिछली शक्तियां कौन कौन सी थी राष्ट्रपति की, एक बार सुन लीजिएगा। सबसे पहले राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की विदेशी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां और राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से मेरा तात्पर्य है राष्ट्रपति को विपरीत परिस्थितियों में कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है। मित्रों, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 18 में व अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित है। राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है, इनका जो उल्लेख है संविधान के भाग 18 में, और अनुच्छेद की बात करें तो 352 से 360 में। मित्रों, ये सुन लीजिएगा, आपको पूर्व विदित है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आपको एक ही जवाब देना है, 22। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। भाग से मेरा तात्पर्य यह है संविधान रूपी किताब में कुल 22 पाठ हैं। संविधान रूपी किताब में कुल 22 पाठ हैं। संविधान के भागों की बात करें तो कितने भाग हैं जी? 22। और संविधान में कुल अनुच्छेदों की बात करते हैं तो 395। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का जो उल्लेख है संविधान के कौन से भाग में है? 18 में। अनुच्छेद की बात करें तो 352 से 360 में। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल की घोषणा करने का जो अधिकार है किसको है जी? राष्ट्रपति को। के तहत आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 359 में ये लिखा हुआ है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे सुनो मेरे मित्रों। आपातकाल के दौरान राज्य की शक्तियां संघ को हस्तांतरित कर दी जाती हैं। आपातकाल के दौरान राज्य की शक्तियां संघ को हस्तांतरित कर दी जाती हैं। इसका मतलब समझिए, मतलब क्या है? जब भी आपातकाल लगेगा तो राज्य की जो शक्तियां हैं वो संघ सरकार को हस्तांतरित कर दी जाती हैं। अर्थात राज्य सरकार जिन भी विषयों पर काम करता है वो सभी विषय किसको जी? संघ सरकार को हस्तांतरित कर दी जाती है। लेकिन मित्रों, इसमें खास बात और है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो तो राष्ट्रपति को हस्तांतरित की जाती है, और राज्य की जो विधायी शक्ति है वो संसद को हस्तांतरित की जाती है। सुनिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि आपातकाल के दौरान राज्य की शक्तियां हस्तांतरित कर दी जाती हैं, तो आप कहेंगे संघ को। लेकिन ये पूछ लेता है आपातकाल के दौरान राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसको हस्तांतरित की जाती है, तो राष्ट्रपति को। ये कहें आपातकाल के दौरान राज्य की विधायी शक्ति किसको हस्तांतरित की जाती है, तो आप कहेंगे संसद को।
राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को व विधायी शक्ति संसद को हस्तांतरित की जाती है। मित्रों समझ रहे होंगे, आपातकाल के दौरान जब जब आपातकाल लगता है, आपातकाल के दौरान राज्य की जो शक्तियां हैं संघ सरकार को हस्तांतरित कर दी जाती है। पहली बात। अब इसमें भी थोड़ा प्रभाव अंतर है। क्या अंतर है जी? राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो तो हस्तांतरित की जाती है राष्ट्रपति को। आपातकाल के दौरान राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसे हस्तांतरित की जाती है? तो राष्ट्रपति को। और राज्य की जो विधायी शक्ति है वो हस्तांतरित की जाती है संसद को। याद रहेगा मेरे मित्रों। आगे बढ़ते हैं जी। आपातकाल की जो घोषणा है वो भी राष्ट्रपति करता है और आपातकाल को समाप्त करने की उद्घोषणा भी राष्ट्रपति करता है। आपातकाल लगने की जो उद्घोषणा है ये भी राष्ट्रपति करता है और आपातकाल को समाप्त करने की उद्घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी आपात को लागू कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। लागू करने की जो घोषणा है और आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति। मित्रों याद रहे, आपातकाल को समाप्त करने के लिए लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर, आपातकाल को समाप्त करवाने के लिए लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर बैठक बुलाई जाती है और बैठक में साधारण बहुमत से इसको पारित किया जाता है और साधारण बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा करता है। पहली बात। दूसरी बात यह है, जो लोकसभा के 1/10 सदस्य हैं जो बैठक की मांग कर रहे हैं, जो लोकसभा के 1/10 सदस्य आपातकाल को समाप्त करने के लिए बैठक की मांग कर रहे हैं, अगर लोकसभा का अधिवेशन चल रहा है तो ये मांग लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। ये मांग किससे करेंगे? बैठक की लोकसभा के अध्यक्ष से। और लोकसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो इस बात की मांग ये राष्ट्रपति से करते हैं कि हम चाहते हैं कि बैठक बुलाई जाए जिसमें ये प्रस्ताव पारित हो, भाई लोकसभा हम आपातकाल को समाप्त करते हैं, अब आपातकाल की आवश्यकता नहीं। आप तो ये समझ लीजिएगा, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, समाप्त करने की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है। मित्रों आगे बढ़ते हैं। परिस्थितियों के अनुसार 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। जैसी परिस्थिति है वैसा ही आपातकाल लगाया जाएगा। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। कितने प्रकार का जी? 3। संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल वर्णित है? 3। पहला आपातकाल, नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। दूसरा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। तीसरा, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। नंबर 1 पे राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। एकमात्र आपातकाल जो भारत में अभी तक नहीं लगा है वह है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। एकमात्र आपातकाल जो भारत में जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है वित्तीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। मित्रों आगे सुने, इन तीनों ही आपातकाल पर राष्ट्रपति घोषणा करता है। इन तीनों में से किसी भी आपातकाल की राष्ट्रपति घोषणा करता है तो घोषणा के 2 माह के भीतर
इस आपातकाल पर संसद की स्वीकृति आवश्यक थी। मेरी बात को पुनः सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ आपको माइनर बातें बताई जा रही है, छोटी छोटी बातें बताई जा रही है। इन तीनों में से राष्ट्रपति द्वारा किसी भी आपातकाल की घोषणा करने पर घोषणा के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक थी। सुन लीजिएगा, राष्ट्रपति इन तीनों आपातकालों में से किसी भी आपातकाल की घोषणा करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा करने के 2 महीने के भीतर इस आपातकाल पर राष्ट्रपति की संसद की स्वीकृति आवश्यक है। संसद की स्वीकृति आवश्यक है। यदि संसद स्वीकृति नहीं देती है तो आपातकाल समाप्त माना जाएगा। कितने माह के भीतर जी? 2 माह के भीतर। लेकिन मित्रों याद रहे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 352 पर इस स्वीकृति का समय 1 माह कर दिया गया है। पुनः सुन लीजिएगा मित्रों, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में अनुच्छेद 352 के तहत घोषित आपातकाल पर राष्ट्रपति की घोषणा के 1 माह के भीतर राष्ट्रपति की घोषणा के 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। संसद स्वीकृति देती है तो आपातकाल जो है लागू रहेगा, अन्यथा समाप्त माना जाएगा। लेकिन 352 के तहत लागू आपातकाल पर, घोषित आपातकाल पर कितने माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? 1 माह। बाकी शेष पर जो है, इन दोनों पर जो है 2 माह के भीतर। याद रहे, पहले दोनों पर ही स्वीकृति का समय 2 माह के भीतर था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अगर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करता है तो घोषणा के 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। कितने माह जी? 1 माह। कौन से आपातकाल पर? 352 पर। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की घोषणा करने के कितने माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? 1 माह के भीतर। वह भी कैसे बहुमत से? विशेष बहुमत से। सुनिएगा मेरे मित्रों, बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 352 के तहत घोषित आपातकाल पर 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। एक माह। कितने माह जी? 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। सुन लीजिए मित्रों, पहले तीनों ही आपातकाल पर राष्ट्रपति की घोषणा करने के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक थी। अगर राष्ट्रपति ने, संसद ने स्वीकृति दे दी तो आपातकाल आगे तक जारी रहेगा। अगर स्वीकृति नहीं दी है तो आपातकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये कर दिया गया है, अगर आपातकाल 352 के तहत घोषित किया गया है तो इस पर संसद की 1 माह के भीतर स्वीकृति चाहिए। वह भी कैसे बहुमत से? विशेष बहुमत से। कैसे बहुमत से? विशेष बहुमत से। याद रहेगा जी। बाकी सभी में आज भी कितना है? 2 माह।
बाकी 356 और 360 में आज भी संसद की स्वीकृति 2 माह के भीतर आवश्यक है। आगे सुनो मेरे मित्रों, जब संसद ने एक बार स्वीकृति दे दी है तो यह 6 माह तक लागू रहेगा। अनुच्छेद 352 जो है, अगर इस पर संसद ने एक बार स्वीकृति दे दी है तो आगे कितने माह तक लागू रहेगा? ये तो 6 माह तक लागू रहेगा। अगर इसको और भी आगे तक जारी रखना है तो पुनः संसद की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 पर जब संसद की स्वीकृति चाहिए तो कैसे बहुमत से? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत से संसद की स्वीकृति कैसे बहुमत से चाहिए? विशेष बहुमत से। याद रहेगा जी। आगे बढ़ते हैं मित्रों, यदि संसद ने स्वीकृति दे दी और संसद की स्वीकृति की जो तिथि है उसके 6 माह तक लागू रहता है। पुनः सुनो मेरे मित्रों इस बात को, मैं ये कहना चाह रहा हूं, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी। अब इस आपातकाल पर 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। संसद ने स्वीकृति कैसे बहुमत से देगी? विशेष बहुमत से। स्वीकृति की तिथि से अगले 6 माह तक यह लागू रहेगा। संसद की स्वीकृति की तिथि से अगले 6 माह तक यह लागू रहेगा। अगर इसको और भी आगे बढ़ाना है तो पुनः संसद की स्वीकृति आवश्यक है। पुनः संसद की स्वीकृति आवश्यक है। अनुच्छेद 352 के तहत घोषित आपातकाल पर कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, अधिकतम समय सीमा नहीं है कि अधिकतम कितने वर्ष या कितने महीने तक लागू रह सकता है। इसकी कोई अधिकतम सीमा निश्चित नहीं है। हर 6 महीने के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। और सुनो मेरे मित्रों, यदि आपातकाल लागू है और लोकसभा भंग हो चुकी है, यदि आपातकाल लागू है और लोकसभा भंग हो चुकी है, ऐसे समय में राज्यसभा आपातकाल को आगे तक जारी रख सकती है। यदि आपातकाल लागू है और लोकसभा भंग हो चुकी है, ऐसे समय में राज्यसभा इस आपातकाल को आगे तक जारी रख सकती है। दूसरी बात, नई लोकसभा के गठन के, राज्यसभा ने आपातकाल को और बढ़ाया 6 महीने के लिए। नई लोकसभा के गठन के 30 दिन के भीतर, नई लोकसभा के गठन के 30 दिन के भीतर इस आपातकाल पर लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। यदि लोकसभा स्वीकृति देती है तो यह लागू रहेगा, लोकसभा स्वीकृति नहीं देती है तो समाप्त माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 352 में निम्न संशोधन किए गए। 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 352 में निम्न संशोधन किए गए। मित्रों याद रहे, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 के तहत अनुच्छेद 352 में निम्न संशोधन किए गए। क्या क्या संशोधन किए गए सुनिएगा जी। पहला संशोधन किया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के नाम पर सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति के नाम पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। मित्रों सुन लीजिएगा, पहले आंतरिक अशांति के नाम पर भी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है। अर्थात अब देश में सशस्त्र विद्रोह, देश की जनता के द्वारा सशस्त्र विद्रोह किया जाएगा तो ही आपातकाल लगा सकते हैं 352 के तहत। मेरा कहने का तात्पर्य यह है
कि आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है सशस्त्र शब्द जोड़ दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। कौन से संशोधन के तहत? 44वें। कब हुआ? 1978 में। दूसरी बात, अनुच्छेद 352 की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल को लिखित में अनुमोदन करना होगा। लिखित में अनुमोदन करना होगा जी। मतलब समझिए, पहले ये था कि अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल लगता है, प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति लगा देते थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत ये कर दिया गया है, इसके लिए अब मंत्रिमंडल को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को लिखित में परामर्श करना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में देगी कि आप आपातकाल की घोषणा करो, तब करेंगे जी। इसके बाद में अगला संशोधन क्या है देखिएगा। तीसरा संशोधन हुआ है, तीसरा जो संशोधन है इसमें ये हुआ मेरे मित्रों कि अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल लगता है वह संपूर्ण भारत में या भारत के किसी एक भाग में लगाया जा सकता है। इसमें संशोधन क्या हुआ है जी? 352 का उपयोग, अनुच्छेद 352 का उपयोग संपूर्ण भारत में या भारत के किसी एक भाग में किया जा सकता है। मित्रों बात समझिएगा, आप ये मत समझना कि राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात अनुच्छेद 352 का जो उपयोग है एक साथ पूरे भारत में होगा। इसमें 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में ये संशोधन कर दिया गया है कि अनुच्छेद 352 का उपयोग संपूर्ण भारत में भी कर सकते हैं या भारत राज्य के किसी भाग में भी कर सकते हैं। संपूर्ण भारत में भी कर सकते हैं या भारत के किसी एक भाग में भी कर सकते हैं। समझ गए होंगे जी। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। चौथा संशोधन ये किया गया है इसमें, अनुच्छेद 352 में चौथा संशोधन ये किया गया है कि अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर के सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ध्यान रहेगा जी। यानी जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो आपका अनुच्छेद 20 और 21 छोड़ करके सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इन मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को अलग से अधिसूचना करनी होती है। बीच में छोटी सी बात यह है, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो ये नहीं कि हमारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। इन मौलिक अधिकार को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को अलग से अधिसूचना जारी करनी पड़ती है। पांचवा संशोधन क्या हुआ देखिएगा। आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, पांचवा जो संशोधन हुआ है कि आपातकाल जो लगा है इसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, मौलिक अधिकार को निलंबन को नहीं जी, आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं कि आपातकाल क्यों लगाया गया है जी। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों।
ये तो थे अनुच्छेद 352 में जो संशोधन किए गए हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, वो संशोधन थे। एक खास बात और, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है, वह भी किया गया है अनुच्छेद 352 में, और ये भी मूल संविधान में नहीं था। आपसे कोई पूछ लेता है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में कहां किया गया है, तो अनुच्छेद 352 में, और वो भी किया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद में। यानी मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में है, वह भी एक बार ही है, इसके अतिरिक्त कहीं भी नहीं है। और ये भी कब किया गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। क्या किया गया था कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित में परामर्श पर करेगा। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। आपको याद रहेगा मेरे मित्रों, राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, 352 के तहत। जो अब सुनने की जो खास बात है वो ये है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल किन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, तो सुनना जी, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में या इसकी आशंका होने पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह होने पर या इसकी आशंका होने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित में अनुमोदन करने पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। सुन लीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में है। कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सुनिएगा जी। इसमें लिखा हुआ है मेरे मित्रों, युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। ये सशस्त्र विद्रोह कौन करेगा जी, भारतीय जनता। युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह, पहले इसके स्थान पर आंतरिक अशांति थी, लेकिन अब क्या हो गया जी, सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित में परामर्श करने पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। पुनः सुन लीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लागू होता है, या तो हमारा किसी देश से युद्ध हो जाए, या किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया हो, या हमारे देश में क्या हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, जनता के द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाए। इस ऐसी स्थिति में केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित में परामर्श करने पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात अनुच्छेद 352 की घोषणा करता है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, तो आप ये जान चुके हैं कि अनुच्छेद 352 कौन सी तीन परिस्थितियों में लगता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, या इन तीनों की आशंका होने पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। युद्ध हो नहीं रहा है जी, लेकिन युद्ध होने की आशंका है, आक्रमण हुआ नहीं जी, लेकिन आक्रमण होने की आशंका है, या देश में सशस्त्र विद्रोह हुआ नहीं जी, सशस्त्र विद्रोह होने की आशंका है। ऐसे समय में राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित में परामर्श करने पर अनुच्छेद 352 का उपयोग करता है, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। ये बात हम पिछली बात में पढ़ चुके थे कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने के 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। कितने माह के भीतर, 1 माह। कैसे बहुमत से, विशेष बहुमत से। राष्ट्रीय आपातकाल पर संसद की स्वीकृति जो है विशेष बहुमत से चाहिए। दूसरी बात ये है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब तक भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो 3 बार लग चुका है। अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। सुन लीजिएगा, सबसे पहले लगा है
मित्रों ये लगा आपका 1962 में और 1968 तक रहा, 1968 तक रहा। ये लगा जी बाह्य आक्रमण के कारण, बाह्य आक्रमण एवं युद्ध, एवं युद्ध। भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? 1962 ईस्वी में, जो 1968 तक रहा। ये चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, युद्ध हुआ था, उस समय लगाया गया था। इस समय भारत के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में जब पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आक्रमण किसने किया था? चीन ने। पुनः सुन लीजिएगा, 1, 2 और 3 आपातकाल का समय, आपातकाल का समय। बात करें मित्रों यहां पे जो है ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कारण, क्या है जी? कारण। तो पहला जो आपातकाल हमारे लगा है वह लगा है 1962 में। कब तक रहा जी? 1968 तक। राष्ट्रपति कौन थे जी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कारण क्या रहा जी? बाह्य आक्रमण एवं युद्ध। चीन ने किया था, याद होगा आप सभी को। चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया, उस समय ये लगा था। मित्रों दूसरा आपातकाल लगता है 1971 में, जो रहता है 1977 तक। ये लगा है, यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं दूसरे में जो आपके मान लीजिएगा वो इंदिरा गांधी है और राष्ट्रपति वीवी गिरी है। राष्ट्रपति कौन है जी यहाँ पे? वीवी गिरी। प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी। और यहाँ बात करूं कारण क्या है, तो कारण यही है। तीसरा जो आपातकाल लगा है दोस्तों ये लगा 1975 में। 1975 में इस समय जो मान लीजिए हमारे जो राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अहमद, और यहाँ जो प्रधानमंत्री है वो इंदिरा गांधी है। कारण था आंतरिक अशांति। तो भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। कितनी बार हो चुकी है दोस्तों? 3 बार। पहला लगा 1962 से 1968, दूसरा 1973 से 1975 और तीसरा लगा है दोस्तों 1975 से 1977। 1975 से 1977। अब दोस्तों आप ये कहोगे सर ये आपातकाल तो 77 तक लगा हुआ है, ये आपातकाल 77 तक लगा हुआ है, तो फिर यहाँ लगाने की आवश्यकता क्या थी? दोस्तों ध्यान रहे, ध्यान से सुन लीजिएगा। होता क्या है मेरे मित्रों, जब युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के दौरान, जब युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। पुनः सुन लीजिएगा, जब युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। और जब सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगता है तो क्या होता है मेरे मित्रों, इन सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए अलग से अधिसूचना जारी करनी पड़ती है, स्वतः ही निलंबित नहीं होता है। आपसे ये पूछ लेंगे किस कारण से राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण। यदि युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है, जिसमें आपकी स्वतंत्रताएं हैं। और मान लीजिएगा आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह के नाम पर आपातकाल लगा है। पहले ये शब्द आंतरिक अशांति था, 1976 में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो इनके नाम पर जब आपातकाल लगता है तो कोई भी मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित नहीं होता है। इन मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए
राष्ट्रपति को अलग से अधिसूचना जारी करनी पड़ती है। और ध्यान रहे, अनुच्छेद 20 व 21 को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। हमारे मौलिक अधिकार तो समाप्त हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, लेकिन इनको निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को अलग से अधिसूचना जारी करनी पड़ती है। जबकि बाह्य आक्रमण एवं युद्ध के कारण अगर आपातकाल लगा है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की कोई निश्चित समय नहीं है, अधिकतम समय सीमा नहीं हुई कितने माह तक लागू रह सकता है, नहीं जी, या कितने वर्ष तक लागू रह सकता है। अगर राष्ट्रपति ने लागू किया है उसके 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। कितने माह के भीतर जी? 1 माह। और स्वीकृति की तिथि से 6 माह तक जारी रहेगा। आगे भी जारी रखना है तो पुनः संसद से स्वीकृति ले लो। संसद स्वीकृति कैसे बहुमत से देती है? तो विशेष बहुमत से। राष्ट्रीय आपातकाल पर संसद की स्वीकृति कितने महीने में आवश्यक है? 1 माह में आवश्यक है। बाकी दोनों ही आपातकाल पर 2 माह में आवश्यक है। पहले इस पर भी 1 माह में आवश्यक थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया है? 1 माह कर दिया गया है। मित्रों, जब लोकसभा भंग हो चुकी हो तो राज्यसभा आपातकाल को आगे तक जारी रख सकती है, लेकिन जैसे ही लोकसभा का गठन होगा तो 1 माह के भीतर लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। यह भी सुन लीजिएगा, अगर राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित कर दिया है और संसद 1 माह के भीतर स्वीकृति नहीं देती है तो आपातकाल समाप्त माना जाएगा। दोस्तों धन्यवाद। कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में जो 2 रह चुकी हैं, एक तो हो जाएगी इनकी वित्तीय आपातकाल और एक हमारा रह जाएगा जी राज्यों में राष्ट्रपति शासन। पुनः धन्यवाद।